हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलि's व्हाइट बोर्ड। और इस वीडियो में हम मेंबर्स एंड शेयर होल्डर वाला जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे ऑफ कंपनी लॉ। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सपल्जन ऑफ मेंबर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिवीजन से। ठीक है, तो रिवीजन में हम देख लेते हैं। अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी बट उसमें वॉइस इशू हो गया था, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो दोबारा से हाईलाइट करने का मजा तभी है जब हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था मेमोरेंडम, सॉरी मेंबरशिप वाला चैप्टर स्टार्ट करना है तो मेंबरशिप की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो मेंबरशिप की डेफिनेशन क्या थी? सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 बताता है कंपनी लॉ का मेंबरशिप की डेफिनेशन के बारे में। और क्या बताता है उसमें, एक सेकेंड, क्या बताता है कि मेंबर कौन है कंपनी का? जिस टाइम पे कंपनी रजिस्टर हुई है उस टाइम पे जिन्होंने मेमोरेंडम कंपनी का सब्सक्राइब किया हो, यानी कि जिनका नाम मेमोरेंडम में एज सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स आया हो, उनको क्या डीम किया जाता है? हु शेल बी डीम टू हैव अग्रीड टू, मतलब कि यानी कि मान लिया जाता है कि वो कंपनी के मेंबर बनने के लिए तैयार हो गए हैं और उनका नाम रजिस्टर्स ऑफ मेंबर में आता है। पहली बात, जो भी कंपनी का मेंबर होता है उसका नाम, मेंबर्स के जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं उसमें उनका नाम होता है एज मेंबर। ठीक, एज मेंबर। उसके बाद है दूसरा पॉइंट था कि और कोई पर्सन जिसका मन है, उसने अपना एग्रीमेंट किया है इन राइटिंग कि वो कंपनी का मेंबर बनेगा और जिसका नाम फिर रजिस्टर में मेंटेन किया जा रहा है, उसका नाम एंटर्ड है एज मेंबर, उसको क्या मान लिया जाएगा? मेंबर मान लिया जाएगा। तीसरा था जिसने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं कंपनी के और उसका नाम या तो बेनिफिशियल ओनर के नाम उससे रजिस्टर एंटर्ड है कंपनी के किसमें, पहला तो जिसने शेयर होल्ड किए हुए हैं और उसका दूसरा बेनिफिशियल ओनर है, उसका नाम रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी में मेंटेन्ड है, उसको क्या मान लिया जाएगा? कंपनी का मेंबर मान लिया जाएगा। ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये वही वापस से रिपीट हो रहा है। हाँ, हमने देखा था दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं जब आप मेंबरशिप किसी कंपनी की एक्वायर कर रहे हो। एक तो आपने एग्रीमेंट किया है कि आपको कंपनी का मेंबर बनना है। दूसरा, एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन, जिसने एग्रीमेंट कर लिया है उसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वाली, जो रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन कर रही है मेंबर्स का, उसमें उसका नाम एंटर होना चाहिए। बोथ दिस कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपका नाम आपकी बिना मर्जी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में चढ़ा दिया जाएगा या फिर आपका एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन आपका नाम नहीं चढ़ाएगा। दोनों क्यूमुलेटिव है, यानी कि दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब आप जब हैं, कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट कब होता है? जब उसकी जो एज जो है मेजोरिटी क्रॉस कर चुकी है या वो 18 प्लस है, जो भी उसकी एज मेजोरिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, साउंड माइंड है, फिर उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने वैसे भी फाउंडेशन में पढ़ा हुआ ये टॉपिक। इसके बाद था, हमने देखा मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, किस किस तरीके से आप किसी कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो भैया हमने जो पढ़ा है पहला वाला, वो ये पढ़ा था कि मेमोरेंडम में आपका नाम होना चाहिए, यानी कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो एमओए को कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आप वैसे भी मेंबर मान लिए जाते हो। दूसरा था बाय एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो बाय एग्रीमेंट इन राइटिंग में जो कॉन्सेप्ट है ना, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, तो हमको वो देखना है और वो हम देख चुके हैं, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। जब आप बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि जब कंपनी जो है अपने शेयर्स को इशू करती है और आपको वो इशू जो है, आप जब उस इशू के लिए एप्लीकेशन डालते हो कि मुझे शेयर अलॉट कर दो, और आपको अलॉटमेंट हो जाती, मतलब कि पहले तो आप अलॉट करने के लिए जब एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो कि मुझे इस कंपनी का मेंबर बनना है। ठीक है, फिर बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब कोई भी इंसान अगर पहली बात तो ट्रांसफर पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि अगर कंपनी अलाउ करती है कि आप जो है शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं तो ही वो शेयर्स ट्रांसफर होंगे। लेकिन अगर मतलब मान के चल रहे हैं हम अलाउ कर रही है, तो जब कोई बंदा अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो वो क्या है, वहां पे जिसको ट्रांसफर किया उसका नाम कंपनी को आपको बताना है कि मैंने इसको अपना ट्रांसफर कर दिया शेयर, तो ये आज से कंपनी का मेंबर हो गया। ठीक है, कंपनी एग्री करती है तो भैया ले लेगी उसको। वैसे तो अगर ट्रांसफर वाला ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल है तो फिर वहां तो कंपनी की मर्जी, क्या है, पॉसिबल है तो कर ही लेगी। आपको बस कंपनी को रजिस्टर करना है कि भैया मैंने अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। बाय कंसेंटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ अ डिजीज्ड मेंबर, कोई जो मेंबर होता है वो क्या रखता है, अपना नॉमिनी रखता है। ठीक है, तो जब कोई डिजीज मेंबर, अब वो डिजीज क्या है, वो
हो गया, प्रीतम कह रही हूँ, वो परमात्मा को प्यारा हो गया है, तो फिर जिस भी जो नॉमिनी उसका होगा, जिसको उसने अपॉइंट किया हुआ है, लीगल जो भी उसका लीगल हायर जिसको हायर किया होगा, उसको क्या है, वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर वो कंसेंट दे देता है कि हाँ भाई मुझे मंजूरी है इस शेयर की मुझे मेरे को ट्रांसफर कर दो, तो ठीक है, वरना वो किसी और का नाम भी सजेस्ट कर सकता है। बाय एक्विescence और एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब क्या है कि जब आपको आपके नाम पे डिविडेंड आपको मिला जा रहा है और आपने अभी तक मना नहीं किया है कि भैया ये डिविडेंड मेरे नाम तो आना ही चाहिए, क्योंकि गलती से, वैसे तो जब आप कंपनी के मेंबर बनते हो तो आपका पैन लिया जाता है या फिर सिन नंबर, ये सारी चीजें, मतलब कि वो आप पे ही अलॉट होगा। बट बाय चांस अगर किसी एक केस में ऐसा हो जाता है और कंपनी आपको बार बार डिविडेंड भेज रही है, मतलब आप डिविडेंड एंजॉय कर रहे हो, और जब आप पे कोई लाइबिलिटी की बात आती है और आपने उससे पहले कंपनी को बताया ही नहीं कि डिविडेंड मेरा है नहीं, आप मुझे प्लीज मत भेजिए, और आपने मजे सारे ले लिए, लेकिन जब लाइबिलिटी की बात आ रही है तो आप कंपनी को जाके बोल रहे हो कि अरे क्या, ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो आप मेरे मेरे पे बिन मतलब की लाइबिलिटी पेल रहे हो। बहुत ही गलत वर्ड हो गया, पेल रहे हो। मेरे पे बिना मतलब की लाइबिलिटी आप डाले जा रहे हो। ये इस ना मैं तो इस कंपनी का मेंबर ही नहीं हूँ, तो मुझे क्यों लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो कंपनी आपको कहेगी कि पहले बताने का था, अभी क्यों बता रहे हो, अब तो तुमने डिविडेंड सारे मजे लिए हैं, खूब मजे लिए हैं डिविडेंड के, तो अब तुम्हें लाइबिलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी। बट इसके कुछ कुछ मतलब कि एक्सेप्शन हैं कि वहां पे आप बच सकते हो, कि अगर मतलब कि आपके पास रेमेडी है कि अगर आपने डिविडेंड एंजॉय कर लिया और लाइबिलिटी की बात आ रही है तो आप वहां पे बच सकते हो, ठीक है। खैर, यहाँ जो पॉइंट है अब तीसरा, वो ये था, बाय होल्डिंग, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपका नाम डिपॉजिटरी में है, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में है, तो फिर तो आप मेंबर ही हो ना कंपनी के, ठीक है। अब ये हमने इसको वैसे ही डिटेल में देख लिया है, बाय ट्रांसमिशन एस्टॉपल वाला। कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है, एक कंपनी, अ कंपनी एज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, क्या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है। तो हमने देखा था कंपनी लीगल पर्सन है, वो मेंबर बन सकती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन मतलब कि मान लो मैं एबीसी लिमिटेड कंपनी और मैं ही अपनी कंपनी के मेंबर बनना चाहती हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। कंपनी अपनी कंपनी की मेंबर कभी नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, थर्ड पॉइंट था क्या कि कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है। तो यही मान के चलो, देखो सब्सिडरी कंपनी क्या है, उसने भी पावर वैसे होल्डिंग कंपनी को दे दी है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स उस एक लिमिट से ज्यादा होल्ड कर रही है, ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी तो नहीं बन सकती। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है होल्डिंग कंपनी की, जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर है, उसकी क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। उस मेंबर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस डिजीज मेंबर की, और वो डिजीज मेंबर जो है परमात्मा को प्यारा हो गया है, तो फिर सब्सिडरी कंपनी मेंबर बन जाएगी उस कंपनी की, ठीक है। उसके बाद है वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर एज ट्रस्टी, जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी एज ट्रस्टी शेयर होल्ड कर रही है, वहां पे भी बन जाएगी वो मेंबर, ठीक है। विश सब्सिडरी, अब जहाँ पे मान लो कि जिस टाइम पे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बनी है, उससे पहले ही सब्सिडरी कंपनी उस कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही थी, जो आज उसकी होल्डिंग कंपनी है। तो फिर तो वहां पे पहले से ही है ना, तो वहां पे आप थोड़ी कह सकते हो कि चलो मैं तुम्हारा होल्डिंग कंपनी बन चुका हूँ, तुम मेरे शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। वहां पे भी पॉसिबिलिटी है, वो एक्सेप्शन में काउंट होता है। पार्टनरशिप फॉर्म बन सकती है मेंबर कंपनी की, ओ सॉरी, पार्टनरशिप फॉर्म लीगल पर्सन ये नहीं बन सकती, एलएलपी बन सकती है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी, अगर उनका एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर ऑथराइज करता है कि हाँ भैया कर लो इन्वेस्ट, तो बन सकती है। फॉरनर्स एज मेंबर, अगर फेमा जो है वो उनको अलाउ कर रहा है, फेमा के जो कंडीशंस है प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग अगर वो ठीक बैठ रहे हैं, तो वो मेंबर बन सकती है किसी इंडियन कंपनी की, अगर वो चाहते हैं फॉरनर्स इन्वेस्ट करना। बट अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो वहां पे उनको उनके राइट्स और उनको नोटिस देना सस्पेंड किया जा सकता है। अरे ठीक है, ये भी हो गया हमारा। माइनर है इस मेंबर जो माइनर जो है क्या मेंबर बन सकता है, तो हाँ वही बन सकता है, मतलब माइनर को नहीं रोका जा सकता ये कह के कि तुम माइनर हो, वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। बट उनके गार्जियन का जो है कंसेंट उस पर होना चाहिए, मतलब फिर गार्जियन लाइबल होंगे, ठीक है। और अगर बड़ा होके जब माइनर जो है मेजोरिटी पे आ जाता है,
तो वो क्या है, अगर उसको चाहिए कि भैया मुझे इस कंपनी का मेंबर नहीं रहना, कि कैसा फैसला मैंने बचपन में लिया, तो वो क्या है, वो उस कंपनी को छोड़ सकता है, लेकिन उसको अपनी पहले पूरी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करना होगा, अगर कोई लाइबिलिटी उसके लिए है तो। ठीक है। इंसॉल्वेंट एज मेंबर, इंसॉल्वेंट जो है मेंबर तब तक रहेंगे जब तक उनका नाम रजिस्टर में रहेगा भैया। इंसॉल्वेंट वो बता चुका है खुद को, आपको उसको जल्द से जल्द जो है रजिस्टर से निकालो, तभी वो हटेगा। एचयूएफ जो है जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, लेकिन क्या है एचयूएफ, वो जो है इनकम टैक्स के एक्ट से बनाया गया है, और एचयूएफ जो है करता रिप्रेजेंट करता है उसको। तो ऐसा नहीं है कि एचयूएफ पे कोई लीगल बार नहीं है कि भैया तुम जो है मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में, कर सकते हैं। जो करता होगा उसको एज मेंबर मान के चलेंगे इसमें। ठीक है। पौनी वाले केस में क्या होगा, मान लो किसी बंदे ने, उसके नाम पे शेयर्स थे, किसी पर्सन के नाम पे शेयर्स थे, और उसने क्या किया, उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उसने कहीं पे शेयर्स अपने गिरवी रखवा दिए। तो भी इसमें कंपनी की तो नहीं गलती है ना कि तुमने शेयर्स कहीं पे गिरवी रखवा दिए, कंपनी ने तो तुमको नहीं बोला था कि शेयर्स गिरवी रखवाओ। तो भी क्या है, वही मेंबर बना रहेगा जिसने शेयर्स गिरवी रखवाए, जिसके नाम पे शेयर्स थे वही मेंबर रहेगा। किसी को ऐसे मतलब ऑनर को ही देने से वो क्या बोलते हैं, सॉरी, जिसको वो शेयर्स क्या कर रहे हैं, वर्ड अभी याद नहीं आ रहा दिमाग में, हाँ मॉर्गेज, मॉर्गेज। ठीक है। तो अगर वो, ये रहा, यही तो लिखा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने कहीं पर अपनी चीज को गिरवी रखवाया है, कुछ टाइम के लिए रखवाया है, तो वो जिसके पास रखवाया है वो बंदा बन जाएगा वहां का मेंबर, उसको राइट्स वो नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो पॉनर जिसने रखवाया है वो ही उस कंपनी का मेंबर बना रहेगा। ठीक है। रिसीवर, ये सारी इतना इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी एज मेंबर, रिसीवर को भी उसने जो रिसीवर, उसका नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं है तो वो नहीं बनेगा कंपनी का मेंबर। ठीक है। सोसाइटी एज मेंबर, ये सारे पॉइंट हमने किए नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट थे भी नहीं। जीडीआर वाला केस हमने किया था, जीडीआर वाले केस में क्या था कि, जीडीआर वाला केस हमने किया था, नो, एक मिनट लेट मी रिमेम्बर, हाँ हाँ हाँ। जीडीआर वाले केस में क्या था कि मान लो कोई इंडियन कंपनी है और कोई जो बाहर की कंपनी है वो क्या करना चाहती है, एक मिनट, डायग्राम मेरे को चेक करना पड़ेगा, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कंपनी, एक इंडियन कंपनी है और एक बाहर की कोई कंपनी है, ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया तो इसको मैं आज की ही वीडियो में डिटेल में लूंगी, इसका रिवीजन में फिर क्यों हम इंक्लूड करें इसको। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप, सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, नहीं नहीं नहीं, एक्सपल्जन से आज स्टार्ट करते हैं, और इसको मैं जीडीआर को, क्योंकि डिटेल में इसको कर, मुझे लगा मैंने इसको कर लिया है, बट इसको मैं डिटेल में ही कवर करूंगी। आज यहाँ एक्सपल्जन से स्टार्ट करते हैं, वरना आज जीडीआर का ही रिवीजन हो जाता है, और जीडीआर किया ही नहीं है। एक्सपल्जन ऑफ मेंबर, एक्सपल्जन का मतलब क्या होता है, एक्सपल्जन का मतलब है निष्कासित आपको जब कर दिया जाता है। और ये पेन क्यों नहीं चल रहा, निष्कासित, बिग बॉस में सुना होगा निष्कासन एंड ऑल करके। ओ भाई, ठीक है, जब आपको, मैम, एक्सपल्जन का मतलब है निष्कासन कर देना, यानी निकाल देना। तो क्या ये पॉसिबल है, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसमें। अ कंट्रोवर्सी हैड अराइजन एज टू वेदर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैड पावर्स, यानी कि क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पावर है कि वो अपने आर्टिकल्स में ये इंसर्ट कर सके कि आप किसी भी मेंबर को एक्सपल्जन ऑफ मेंबर पॉसिबल, एक्सपेल कर सकते हो आप किसी भी मेंबर को, क्या ये पॉसिबल है, by the board of directors of the company where the director were where the directors were the view that activities or conduct of such member was detrimental to the interest of the company। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी भी मेंबर को एक्सपेल कर सकते हो, वो चीज अभी हमने देखनी है। यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी में हुआ क्या था, तो ये जो कंट्रोवर्सी की बात हो रही है ना, इसमें क्या कहा गया था कि क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये पावर है क्या कि वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये एक इस तरीके का आर्टिकल इंसर्ट कर सकती है जिसमें वो किसी भी मेंबर को एक्सपेल कर दे बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहाँ पे डायरेक्टर्स के पास ये व्यू हो कि भैया इस बंदे का जो
ये जो बंदा एक्टिविटी कर रहा है या फिर इस बंदे का जो इसको मेंबर एज अपॉइंट किया गया है या इस मेंबर का जो भी काम हो रहा है ना, वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। डेट्रीमेंटल का यहाँ पे क्या मीनिंग है? डेंजरस है, कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत हार्मफुल है। तो क्या उस बंदे को हम निकाल सकते हैं? क्या हम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज इंसर्ट कर सकते हैं कि अगर डायरेक्टर्स का मन करे तो किसी को भी मेंबर को एक्सपेल कर सकता है? तो इस पे क्या कहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने? उन्होंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या ये क्लैरिफिकेशन दी। अरे भाई चल जाओ तुम। वेट। हाँ, तो इस एक्सपल्जन ऑफ मेंबर वाले में क्या था? हाँ, पता नहीं क्या इसमें हो रहा है, कहाँ थे हम? एक्सपल्जन ऑफ मेंबर, इसमें फिर क्या बोला? डायरेक्टर्स को अगर लगता है कि भैया ये इस मेंबर का जो की एक्टिविटीज हैं ये क्या है, डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के लिए बड़ी खतरनाक है, तो फिर क्या हम इसको एक्सपेल कर सकते हैं अपने आर्टिकल में ऐड करके कि भैया एक्सपल्जन ऑफ मेंबर इज पॉसिबल? तो इस पे एमसीए ने कहा है कि एन आर्टिकल of for expulsion of a member is opposed to the fundamental principle of company jurisprudence and कहाँ गया and is ultra virus the company। तो क्या है मतलब कि अगर आप किसी भी मेंबर को एक्सपेल करने की बात कर रहे हो तो वो क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है कंपनी के उसके अगेंस्ट है। एक बात बताओ, मान लो कोई बंदा है जिसने जो शेयर होल्डर था कंपनी का, जिसने किसी कोई शेयर्स को परचेज किया है, इन्वेस्ट किया शेयर्स में, और मेंबर बना है, और आप उसको एक्सपेल करने की बात करो तो उसने तो इन्वेस्ट करके किया है ना, तो आप उसका एक्सपल्जन नहीं कर सकते। आप उसका एक्सपल्जन करके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हट कर रहे हो, उनके अगेंस्ट जा रहे हो आप, ठीक है? और क्या है, ये अल्ट्रा वायरस है, ठीक है? द रीजन बीइंग दैट सच अ प्रोविजन अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ अ मेंबर। ये क्या है, मेंबर के राइट है एक कंपनी में, ठीक है? द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन एपेलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 111, बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे। जो हमें समझना था वो हमने समझ लिया कि कुछ राइट्स होते हैं मेंबर्स के भी, और ये जो है उसके अगेंस्ट है, ये जो आप बात कर रहे हो ये उनके राइट्स के अगेंस्ट है। तो ये पॉसिबल नहीं है भैया कि आप किसी भी मेंबर को एक्सपेल कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द एक्ट ओवरराइड्स, यानी कि एमओए को ओवरराइड्स करता है, ओवरराइड कर रहा है, एंड एनी प्रोविजन, कोई भी एक्ट जो एमओए को ओवरराइड कर रहा है, एमओए के अगेंस्ट ही जा रहा है, एमओए क्या है, प्रिंसिपल्स की बात करता है कंपनी के, कंटेन इन दीज डॉक्यूमेंट्स रिपग्नेंट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी इज वॉइड। तो अगर आप जो भी, अगर अल्ट्रा वायरस है या जो एमओए को ओवरराइड कर रहा है वो एक्ट करना चाह रहे हो, वो ऐसा कुछ लाना चाह रहे हो, तो वो क्या है, वॉइड क्या लाएगा, उसकी आपको वैसे भी परमिशन नहीं है और आप करते हो तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, इसमें हमने यही देखना था और ये चीज हमने देख लिया कि एक्सपल्जन ऑफ मेंबर इज नॉट पॉसिबल, ये जो है वो वॉइड है, ठीक है? अब ये पूरा केस लॉ है, इसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर पे आ जाते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या है? तो सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लेज डाउन एवरी कंपनी शेल कीप, हर कंपनी को मेंटेन करना है फॉलोइंग रजिस्टर इन सच फॉर्म एंड इन सच मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रजिस्टर ऑफ मेंबर आपको मेंटेन करके रखना है जिसमें कि आपको सेपरेटली फॉर ईच केस क्लास ऑफ इक्विटी, जितने भी इक्विटी के टाइप्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप, मतलब कि मेंबर्स ने हेल्ड किए हुए हैं आउटसाइड इंडिया वाले, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि इंडिया के बाहर के हैं, उनका आपको डाटा मेंटेन करके रखना है उस रजिस्टर में, ठीक है? तो आपका एक रजिस्टर हो गया आउटसाइड इंडिया वालों के शेयर होल्डर्स के बारे में, एक डाटा है आपका रजिस्टर है डिबेंचर होल्डर्स का, और एक रजिस्टर है आपका ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। तो पहला क्या है, आउटसाइड इंडिया जो रहते हैं या इनसाइड इंडिया के ही हैं, मतलब उनका आपको क्या करना है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया के हो, उनका आपका इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग रजिस्टर मेंटेन करना है, उनका डाटा मेंटेन करना है सेपरेटली, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का अलग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रजिस्टर अलग।
वो चाहे इंडिया के हो या फिर इंडिया के बाहर के हो। दूसरा है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, आपका एक रजिस्टर होगा डिवेंचर होल्डर्स का डाटा लेकर। भौंक लो बेटा भौंक लो, आज तुम ही भौंक लो। सुनना है सबको, सुन लो 1 मिनट, इसका इसका गाना गीत मधुर सुन लो। फाइन? नो, नॉट फाइन। He wants to sing his song in his language. Okay, he's fine now. तो हाँ, हम कहाँ थे? तीसरा पॉइंट था, और जितने टाइप के सिक्योरिटी होल्डर्स होते होंगे उनका रजिस्टर। 3 रजिस्टर्स की बात होगी यहाँ पे, 3 नहीं बेसिकली 3 तो हमने टाइप्स की बात कर ली, उसमें आपके जिस जिस टाइप्स के हैं, जिस जिस क्लास के हैं, आपको उन अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। एवरी रजिस्टर मेंटेन अंडर मतलब कि ये जो रजिस्टर्स आप मेंटेन कर रहे हो इस सेक्शन के, उनको क्या है, शेल इंक्लूड, उसमें इंडेक्स होना चाहिए। अब हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं, हमारे खुद के रजिस्टर कैसे होते हैं, इंडेक्स होता है उसमें कि आपका सीरियल नंबर आता है, टॉपिक आता है, फिर वो पता नहीं, आप एक तरह देखा नहीं ध्यान से, टीचर्स रिमार्क भी आता था, बचपन वाला याद है मुझे। तो क्या होता है, इंडेक्स में अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सारा डाटा मेंटेन करते हो। इसी तरीके से क्या है, जो आपका रजिस्टर है मेंबर्स को लेकर, उसमें भी आपका एक इंडेक्स होना चाहिए, मतलब कि जो इंडेक्स होता है उसमें आपका नेम मेंशन होना चाहिए। भैया मेंबर कौन है, उनका नाम तो लिखोगे ही ना, ठीक है, तो आपका एक इंडेक्स होना चाहिए जिसमें आपका नेम्स मेंशन होने चाहिए मेंबर्स के। थर्ड पॉइंट इज रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन बाय डिपॉजिटरी अंडर सेक्शन 11। मतलब कि जो बेनिफिशियल ओनर बन के, मतलब जो बेनिफिशियल ओनर है वो भी क्या है, कंपनी के मेंबर्स हैं। तो जो डिपॉजिटरी वाले जो उनको मेंटेन कर रहे हैं डाटा को, शेल बी डीम टू बी कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर, उसको भी रजिस्टर माना जाएगा एंड इंडेक्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, उसके बाद है अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, अगर उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनको ये इस चीज की परमिशन देता है, कीप इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, एक कंपनी चाहे तो जो इंडिया के बाहर के जो है, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर रेफर टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन कॉल्ड फॉरेन रजिस्टर। यानी कि जो आउटसाइड इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या है, मतलब कि एक जो है रजिस्टर वो मेंटेन कर सकती है आउटसाइड इंडिया, जिसमें उनका वो क्या नाम दिया जाएगा, उसको फॉरेन रजिस्टर करके नाम दिया जाएगा, जिनमें वो नेम, पर्टिकुलर्स ऑफ द मेंबर, डिबेंचर होल्डर है, अदर सिक्योरिटी होल्डर है, या बेनिफिशियल ओनर्स हैं रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यानी कि ये पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो सबसेक्शन 1 में तुमने पढ़ा ना, तुमने क्या पॉइंट्स पढ़े थे, पहला पॉइंट कि वो था, कह रहा था कि अगर इंडिया का है या आउटसाइड इंडिया का है, अगर इंडिया, आउटसाइड इंडिया और अलग अलग क्लासेस, यानी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टाइप, और वो बाहर के हैं चाहे इंडिया के हैं, उनका एक रजिस्टर मेंटेन होगा। लेकिन अब तुमको एक चीज और बात कही जा रही है कि अगर तुम चाहो, कंपनी चाहे और उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनको ये चीज की परमिशन दे रहा हो, तो वो क्या कर सकता है, एक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकता है, जिसमें वो अपने मेंबर्स का नाम, उनका पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर, उसमें डिटेलिंग, ठीक है, डिबेंचर होल्डर है, सिक्योरिटी होल्डर है या बेनिफिशियल ओनर है, उनका एक अलग डाटा आप आउटसाइड इंडिया जो रह रहे हैं उनका आप अलग डाटा मेंटेन कर सकते हो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, उसके बाद है इफ अ कंपनी डज नॉट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स और फेल्स टू मेंटेन देम इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन, अगर कोई कंपनी मेंटेन ही नहीं करती है रजिस्टर को, ठीक है, या फिर इस तरीके से मेंटेन करती है जो कि प्रोविजन के अकॉर्डिंग गलत है, एंड एवरी ऑफिसर, मतलब कि जिन्होंने ये डिफॉल्ट किया है, शेल बी पनिशेबल विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज। मतलब कि देखो, अगर आपको कंपनीज एक्ट ये बोल रहा है कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है और आप रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो, और आप कंपनी के ऑफिसर हो और तब जाके भी ये गलती कर रहे हो, या फिर जिसकी वजह से ये गलती हुई है, या अगर आप मेंटेन कर भी रहे हो तो गलत तरीके से कर रहे हो, तो क्या है, आपको एक मतलब आप पे पनिशमेंट लगेगी, क्या, एक फाइन आप पे लगेगा, जो कि कम से कम तो 50,000 रुपए का होगा, और ज्यादा से ज्यादा वो 3 लाख रुपए तक भी जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है 3 लाख तक, कम से कम 50,000। और वेयर द फेलियर इज कंटिन्यूइंग वन, मतलब कि अब आप पे पनिशमेंट लगा भी दी है, फिर भी आप ढीठ की तरह बैठे हुए हो, नहीं करेंगे मेंटेन, क्या करना है कर लो, तो फिर आप पे फर्दर फाइन यानी एडिशनल फाइन लगेगा, जो कि 1,000 रुपी एवरी डे। मतलब कि आप मान लो कि आज, 1 मिनट, मान लो कि आज आप पकड़े गए हो इस गलती पे, आपको पनिशमेंट दी गई, मान लो 50,000 तक की पनिशमेंट आप पे लगी है,
ठीक है, 50,000 का ही फाइन आप पे लगा है। आज आप पकड़े गए हो, इसके बाद आपको बोला है कि भैया आज तुम पकड़े गए हो, 50,000 तो दे दो, तुम्हारा ही फाइन है, तुम्हें देना पड़ेगा। अब कल से ये गलती नहीं होनी चाहिए, और आप कल से कंटिन्यू ये गलती कर रहे हो, तो मान लो फिर आप 14-15 दिन, मतलब आप कर रहे हो गलती, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो फिर क्या बोला जाएगा आपको, करते रहो जितने दिन तक करना है। आप पे क्या हो जाएगा, आप जितने दिन ये गलती करोगे उतने दिन आपको 1000-1000 रुपए देने हैं, और इन्होंने अपना संगीत फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज, ठीक है। इसके बाद है मोडालिटीज ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर, किस तरीके से आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। तो ये बात कर रहा है रूल 3 and 5 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 डील विद मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। ये रूल बात करता है आपके रजिस्टर मेंटेनेंस की। It is provided that every company limited by shares shall from the date of its registration maintain a register, मतलब कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रजिस्टर हुई है उसको क्या मेंटेन करना है, अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। इन्फॉर्म MGT 1, अब हमें याद रखना है, MGT 14 तो उसका हो गया स्पेशल रिजोल्यूशन का। MGT 1 क्या है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स करके जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मेंटेन करना है रजिस्टर, उसके लिए है। ठीक है, in case of company not having share capital, the register of members shall contain the following। जिन कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है कुछ, वो किस तरीके से मेंटेन करेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मेंबर, नेमली नेम ऑफ द मेंबर, आपको नेम ऑफ द मेंबर डालना है, एड्रेस डालना है, उसके बाद है ईमेल एड्रेस। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर उनका जो ROC वाला एड्रेस होगा, रजिस्टर ऑफिस का जो एड्रेस होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर के नाम से, ये तो हमने पढ़ाई मतलब बताया था कि जब आप मेंबर बनते हो तो आपको अपना पैन देना पड़ता है, या फिर सिन देना पड़ता है, या फिर UIN देना पड़ता है, फादर मदर स्पाउस नेम, ये सारी चीजें क्या है, हम वैसे भी कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहां पे भी देना पड़ता है, ये तो मामूली बात है भी नहीं। ठीक है, नेशनैलिटी कहाँ की है आपकी, आप माइनर हो तो क्या, फिर अगर आप माइनर हो तो आपको अपने गार्जियन का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, जिस दिन आप मेंबर बने वो मेंबर का मतलब कि डेट, जिस दिन वो बंदा मेंबर बना है वो डेट आपको बतानी है। सेसेशन यानी कि जिस दिन में वो जो भी मेंबर था उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई है, तो वो डेट भी मेंशन करनी है। अमाउंट ऑफ गारंटी, कितना अमाउंट उसने गारंटी किया है, अगर किया है तो, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट है, एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी, वो मेंशन करना है। इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय द मेंबर विद रिगार्ड टू सेंडिंग ऑफ नोटिस, अगर किसी मेंबर ने कुछ एक्सेप्शन बताई गई है कि नोटिस कैसे भेजना है, उसके कुछ उसने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है, तो वहां पे उन इंस्ट्रक्शंस को भी मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ केस लॉ आ जाता है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू वाचिंग अंजलि व्हाइट बोर्ड। और आज की वीडियो मेंबर्स एंड शेयर होल्डर पार्ट 2 की होने वाली है, जिसमें हम मेंबर्स एंड शेयर होल्डर की पार्ट 2 में जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स थे उनको करेंगे कवर। तो पहला जो टॉपिक मेन जो पहले कवर करना है वो है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ होल्डर ऑफ GDR। GDR अगर कोई होल्ड करता है तो वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा उसको। तो इसको पहले हम कंपनी लॉ की जो बुक में दे रखा है और जो मॉड्यूल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं हम कि मीनिंग क्या है एक्चुअल। यहाँ पे है कि हु इज अ मेंबर, मतलब कि कंपनी का मेंबर कौन है, जो कि सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम का, और या फिर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड है। सिंस होल्डर ऑफ GDR रिसिप्ट इज नाइदर द सब्सक्राइबर टू द मेंबर, जो GDR होल्ड करते हैं, ये अभी देखेंगे GDR क्या है कैसे है, वो ना ही मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होते हैं, यानी कि उन्होंने वो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स नहीं होते कंपनी के, यानी कि जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन हुआ होता है ना, तो ये उस टाइम पे कंपनी के मेंबर बनते हैं या शेयर्स होल्ड करते हैं, ना ही वैसे ही शेयर होल्डर होते हैं, ना ही इनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर्ड होता है। Therefore, a holder of GDR receipts कैन नॉट बी कॉल्ड अ मेंबर ऑफ कंपनी, यानी कि GDR जो होल्ड करते हैं उनको मेंबर नहीं कहा जा सकता कंपनी का, लेकिन कुछ केसेस में पॉसिबल है ये। वो कैसे, पहली बात तो GDR है क्या वो देखते हैं, उसके लिए आ जाते हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ हम देखते हैं GDR है क्या और किस तरीके से ये वर्क करता है, और कैसे कोई GDR होल्डर कंपनी का मेंबर बनता है या नहीं बनता, वो तो हमने देख लिया कि नहीं होते GDR होल्डर, बट किन किन के सर्कमस्टांसेस में ये पॉसिबल होता है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कंपनी का
क्या कोई मेंबर जो कि फॉरेनर है, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल और नॉट, फॉरेनर, एक मिनट, फॉरेनर एज मेंबर ऑफ कंपनी इज पॉसिबल और नॉट। तो हमने देखा था कि अगर फॉरेनर किसी भी इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, देन दे हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ फेमा। फेमा के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फेमा के प्रोविजंस और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो फिट आई थिंक बैठते हैं, फिर उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उनको पूरा करते हैं, या जो भी फेमा के प्रोविजंस कहता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, तो ये पॉसिबल है। बट फेमा के प्रोविजंस को, ये जो फेमा के प्रोविजंस होते हैं, इनके जो भी टेंट्रम्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसकी वजह से फॉरेनर का इन्वेस्टमेंट कभी कभार पॉसिबल होता है, या कभी कभार बहुत ही लॉन्ग मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाता है ये, ठीक है। तो कभी तो पॉसिबल है, कभी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट को इजीली इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी इंडियन कंपनी में क्या प्रोसीजर या क्या स्कीम लाई गई है वो देखना है। तो मान लो यहाँ पे एक इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है और इधर बैठी है अपनी कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर है ये, इसका नाम हम निक जोनस रख देते हैं, जीट्स। तो ये इंडियन कंपनी है, ये है एबीसी, अपने पास एबीसी लिमिटेड के अलावा अलावा कोई कंपनी ही नहीं है। तो एबीसी लिमिटेड ये कंपनी है। निक जोनस क्या चाहते हैं कि वो ना इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब इनका इन्वेस्टमेंट, इनका नहीं, निक जोनस का इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी में पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि फेमा के कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, या फिर वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट हो। तो क्या स्कीम लेकर आई, कंपनीज एक्ट एक स्कीम लेकर आई, दैट इज ओवरसीज डिपॉजिटरी, ठीक है। अब हर कंट्री में ये एक ओवरसीज डिपॉजिटरी करके है, और ये डिपॉजिटरी जो कंपनीज एक्ट, मतलब इस डिपॉजिटरी का डिपॉजिटरी एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो कि इंडियन डिपॉजिटरी एक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, 1996 से कोई लेना देना नहीं है इसका, या फिर ना ही ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग कोई एक्ट डिपॉजिटरी कहला रही है ये, ठीक है। तो कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग भी ये कोई डिपॉजिटरी नहीं है, ना ही इनका लेना देना डिपॉजिटरी एक्ट 1996 से है, ठीक है। तो ये डिपॉजिटरी उस हिसाब से नहीं हुई जो कि, अगर जैसे आप कंपनीज एक्ट के हम वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला मामला देखें, तो अगर वो बेनिफिशियल ओनर है और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में है तो वो मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ओवरसीज डिपॉजिटरी, इस डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड वाली बात नहीं हो रही है, ना ही कोई कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कोई डिपॉजिटरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे उसको हम उस तरीके से नहीं लेकर चलेंगे। ओवरसीज डिपॉजिटरी एक स्कीम है, ठीक है। वैसे डिपॉजिटरी क्योंकि मेंबर बन जाती है, तो यहाँ पे स्कीम है, तो ये मेंबर नहीं बनेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई कुछ है कंडीशंस, उसके बिहाफ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम में आते हैं, स्कीम्स नहीं, स्कीम। ये एक स्कीम है, ओके। अब निक जोनस ने चाहा कि भैया मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे करना है इस इंडियन कंपनी में, वो पॉसिबल हो जाए। तो क्या ही पेन से लिख कर लिया, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडियन कंपनी में। अब क्या होगा ना, जब भी इंडियन कंपनी, ये वाली इंडियन कंपनी जब कोई शेयर्स को इशू करेगी, कोई ऑफर लेकर आएगी, तो इसकी खबर उड़ते उड़ते ओवरसीज डिपॉजिटरी तक पहुंच जाएगी। ओवरसीज डिपॉजिटरी क्या करेंगी, इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेगी, ठीक है। शेयर्स इशू हुए, खबर पहुंच गई ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास, ओवरसीज डिपॉजिटरी इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेगी, ठीक है। शेयर्स परचेज कर लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरसीज डिपॉजिटरी उस कंपनी की होल्डर बन गई है। ये एक स्कीम के तहत हो रहा है, तो वो डिपॉजिटरी उस कंपनी की मेंबर नहीं बनी, ना ही शेयर होल्डर बनी है। अब ओवरसीज डिपॉजिटरी ने शेयर होल्ड किए हैं और खबर पहुंचा दी है अपनी कंट्री में कि हमारे पास एबीसी लिमिटेड के शेयर्स आए हैं जिसको इन्वेस्ट करना है,
वो इन्वेस्ट कर ले, जिनको परचेज करना है परचेज कर ले, ठीक है। निक जोनस को ये बात पता चली, निक जोनस ने क्या किया, ओवरसीज डिपॉजिटरी से शेयर्स परचेज कर लिए। अब ये इन्वेस्टमेंट हुई कहाँ, ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्टली हो रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन कंपनी ने शेयर्स जब इशू किए, खबर पहुंची ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास, ओवरसीज डिपॉजिटरी ने शेयर्स को क्या किया, अपनी कंट्री में ये बात को पहुंचाई कि भैया मेरे पास इस इंडियन कंपनी के शेयर्स आ गए, जिसको परचेज करना है कर लो। निक जोनस को परचेज करना था, उसको इन्वेस्टमेंट करनी थी उस इंडियन कंपनी में, उन्होंने अपनी ओवरसीज डिपॉजिटरी से वो शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है। अब क्या, जब निक जोनस ने यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जब शेयर्स परचेज किए, क्या डायरेक्टली परचेज किए, तो ये डायरेक्टली तो हुआ ही नहीं है परचेज, ठीक है, ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो ओवरसीज डिपॉजिटरी स्कीम के अकॉर्डिंग हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि निक जोनस will not be considered as member of ABC Limited Company. Will not be word को याद रखना, Nick Jonas that is a foreign investor will not be considered as member of that respective company, ठीक है। मेंबर नहीं बने निक जोनस, जीजू जो है मेंबर नहीं बने इंडियन कंपनी के। उसके बाद अब लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर यानी निक जोनस ने तो शेयर्स होल्ड किए हुए ना इंडियन कंपनी के, निक जोनस ने क्या होल्ड किया, शेयर्स नहीं होल्ड किए। जब ये शेयर्स ओवरसीज डिपॉजिटरी ने परचेज किए ना, तो वो क्या बन गया, GDR वो बन गया। और GDR क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी, GDR का मतलब क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, रिसिप्ट नहीं रिसीट, ठीक है। तो GDR क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो शेयर्स है ही नहीं, वो GDR की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट उसका हुआ है, तो GDR की फॉर्म में तो वो फिर कुछ कहला ही नहीं सकते, फिर वो शेयर्स कहला ही नहीं सकते, तो मेंबर कैसे बनेगा। इसलिए निक जोनस GDR में इन्वेस्ट कर रहा है। निक जोनस जो है GDR को होल्डर है, और कंपनी लॉ ये बोलता है कि GDR होल्डर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मेंबर। तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग GDR का होल्डर तो मेंबर है ही नहीं ना। एक मिनट, GDR शेयर्स नहीं है, GDR शेयर्स की फॉर्म में GDR इशू हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो इनको मेंबर नहीं कंसीडर करेंगे, GDR होल्डर को मेंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। इसके बाद और क्या यहाँ पे पॉइंट था, GDR होल्डर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज मेंबर, फॉरेन इन्वेस्टर भी मेंबर नहीं कहलाएगा। लेकिन मैंने कहा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे GDR होल्डर जो है वो क्या कहलाएगा, वो मेंबर कहला सकता है कंपनी का। दैट पॉइंट इज, और ये मॉड्यूल का ही लिखा हुआ पॉइंट है, तो एक मिनट, यहाँ पे स्पेसिफिकली मॉड्यूल खोलने की मुझे जरूरत नहीं है, आई थिंक। हाँ, GDR होल्डर मेंबर कब कहलाएगा, जब ये GDR क्या हो रहे होंगे, जैसे शेयर्स रिडीम होते हैं, क्या होता है कि रिडीम हो रहे होते हैं या ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उसी तरीके से अगर इन GDR को, ये GDR जो है रिडीम हो रहे हैं या फिर ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू अंडरलाइन, कहाँ पे कह रही हूँ, इक्विटी शेयर्स, इन GDR को इक्विटी शेयर्स के रिडीम किया जा रहा है या ट्रांसफर किया जा रहा है, तब GDR होल्डर कंपनी का मेंबर बन सकता है, तब ये चीज पॉसिबल है, मेंबर बनना पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, इसका क्रक्स क्या निकला, ये निकला कि भैया जब आप ओवरसीज डिपॉजिटरी को कोई शेयर इन्वेस्ट करने की परमिशन देते हो, तो वो शेयर नहीं होता, वो GDR बन जाता है, ठीक है। वो शेयर नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, GDR बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है, जो भी GDR में इन्वेस्टमेंट करता है, वो कंपनी का यानी कि GDR होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं कहलाता, उसको मेंबर्स वाले बेनिफिट नहीं मिलते। मतलब बेनिफिट यानी कि उसको डिविडेंड मिलेगा, जिस भी तरीके के हैं वो मिलेगा,
बट वो क्या है, वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। मेंबर नहीं कहलाएगा तो फिर उसके राइट्स क्या होंगे, लिमिटेड राइट्स होंगे वहां पे, ठीक है। तो जीडीआर वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जॉइंट मेंबर हो चुका था जब हाँ ये वाला हो गया, जब एक या एक से ज्यादा लोग एक को शेयर्स अलॉट किया जाता है, और तो जितनों ने एप्लीकेशन दिया होता है एक साथ, मतलब कि अगर एक, अरे एक मिनट, जब एक या एक से ज्यादा लोग, मोर देन वन, किसी एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, और उनका आर्टिकल, मतलब उस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात को ऑथराइज कर रहा है कि ये पॉसिबल है, तो फिर हर एप्लीकेंट जो होता है मेंबर बन जाता है कंपनी का। अब एक बार ये पॉइंट है जो कि हमें पता ही है वैसे तो, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मिनिमम और रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कितने हो सकते हैं मेंबर किसी भी कंपनी में। जो 3 टाइप्स की कंपनी होती है, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी कंपनी, ठीक है। सेसेशन वाला पॉइंट हम देख चुके हैं, और आई थिंक ये मिनिमम नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन वाला भी देख चुके हैं, बट ठीक है दोबारा एक बार देखते हैं। इसके लिए दूसरी शीट। तो मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, एक मिनट, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर नहीं, रिस्ट्रिक्शन और मिनिमम मैक्सिमम लिमिट आ जाते हैं इधर। अगर हम इसको चार्ट के थ्रू करें, कितनी टाइप की कंपनीज होती हैं? पहली है पब्लिक, प्राइवेट और फिर ओपीसी। मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं, और ओपीसी में कितने हो सकते हैं? तो भाई ओपीसी में तो एक ही हो सकता है, यहाँ पे भी एक ही, मतलब ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम एक मेंबर हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम कितने मेंबर्स की नीड है, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो, 200। पब्लिक कंपनी में आपको कितने मेंबर्स की नीड है, 7, और मैक्सिमम लिमिट क्या है, जितना आप चाहो उतना। तो कैन आई से इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी इज नॉट करेक्ट वर्ड, यहाँ पे लिखते हैं 7 और मोर देन 7। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी खास लिमिट नहीं है, ठीक है। खास लिमिट के मतलब 7 तो मिनिमम होने ही चाहिए, उसके बाद आपको जितने मेंबर्स रखने हैं यू कैन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दो, ये मिनिमम और रिस्ट्रिक्शन वाला, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेंबर्स ऑन मेंबर्स, पूरा टॉपिक ये एक टेबल में कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सपल्जन वाला टॉपिक। एक मिनट, एक्सपल्जन वाला टॉपिक तो रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाला हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑलरेडी कर लिया है। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ द रजिस्टर, ऑथेंटिकेट कौन करेगा कि आपका रजिस्टर जो मेंटेन हो रहा है वो करेक्ट फॉर्म में मेंटेन हो रहा है, उसकी मोडालिटीज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, तो वो कौन देखेगा? यहाँ पे ये बोल रहा है, इसको भी हम अलग शीट में करते हैं आराम से, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जो भी एंट्रीज आप करते हैं, किसमें, एक मिनट, जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं अपने रजिस्टर में, वो आपको वो कौन ऑथेंटिकेट करेगा? वो करेगा कंपनी सेक्रेटरी आपकी कंपनी का, जो भी मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी ने, मतलब कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। या फिर उस कंपनी ने, उस कंपनी के बोर्ड ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस पर्सन को ऑथराइज किया उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस काम के लिए जिसको ऑथराइज किया गया है वो, एंड द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द सेम शेल बी मेंशन्ड। जब कंपनी सेक्रेटरी करेगा उसके लिए तो कोई बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि किसी भी अलग पर्सन को ऑथराइज करते हैं इस काम के लिए, तो उनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ेगी। वो बीआर पास करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि जिस डेट पे बीआर पास होगी, ये ऑथराइज हुआ है कि भैया ये बंदा जो है, ये व्यक्ति जो है इस काम को संभालेगा, जो ऑथेंटिकेशन है वो ये करेगा, तो उसके लिए उसका डेट मेंशन करना इज नेसेसरी, ठीक है।
जिस डेट पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके बाद है फॉरेन रजिस्टर अगर आप मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो वो भी कंपनी सेक्रेटरी। और उसके लिए भी सेम है, अगर बोर्ड ने अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति को अपॉइंट किया है, मतलब कि रिजोल्यूशन पास करके जो व्यक्ति अपॉइंट हुआ है, ठीक है, और हर एंट्री पे उसका सिग्नेचर इज मैंडेटरी। तो अगर इसको मैं बोलूं कि शॉर्ट नोट्स में, तो यहाँ देखते हैं क्या कहा है इस ऑथेंटिकेशन वाले मामले में। ये कहा गया है कि एक मिनट फॉरेन रजिस्टर की बात की है, मतलब रजिस्टर कोई सा भी हो। बेसिकली बात क्या कही गई है, ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए पहला तो सीएस सीएस ऑथेंटिकेट करेगा उस रजिस्टर को। फिर चाहे रजिस्टर क्या हो, नॉर्मल रजिस्टर हो, मतलब रजिस्टर जो रजिस्टर जो मेंटेन हो रहा है नॉर्मली आरओसी पे वो, या फिर फॉरेन रजिस्टर। आपका ऑप्शन है, या तो आप सीएस से ऑथेंटिकेट कराओ, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, बीओडी चाहते हैं कि जो हम ऑथराइज जिसको हम ऑथराइज कर रहे हैं, बीआर पास करके कोई एक बंदा आप ऑथराइज करो, व्यक्ति ऑथराइज करो, बंदा यानी पर्सन, उसके लिए बीआर पास करना जरूरी है। और जब डेट ऑफ पासिंग दैट रिस्पेक्टिव रेजोल्यूशन, डेट ऑफ पासिंग बीआर शुड बी मेंशन्ड, ठीक है। और अगर मतलब कि क्या होना चाहिए, फॉरेन रजिस्टर की अगर हम बात करें, तो फॉरेन रजिस्टर के लिए भी सेम प्रोविजन है, पर हर एक एंट्री पे जितनी भी मतलब सिंगल क्या, जो सिंगल से सिंगल एंट्री, सिंगल से सिंगल एंट्री पे क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ आ गया हमारा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स वाला पॉइंट। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स वाले पॉइंट में क्या है, इंडेक्स क्या है, जो हमारे रजिस्टर होते हैं, शायद मैंने ये बात पता नहीं वो वीडियो शायद वीडियो करप्ट हो गई थी, तो पता नहीं मैंने वो बात उसमें रिकॉर्ड की थी या नहीं। इंडेक्स क्या होता है, जब भी हम कोई रजिस्टर मेंटेन, हमारा जो अपने रजिस्टर होता है उसमें भी क्या होता है, इंडेक्स बना होता है। तो इंडेक्स क्या है कि कॉलम्स होते हैं, उसमें पर्टिकुलर्स होते हैं, आपको वो उस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग के आपको डिटेल फिल करना होता है, ठीक है। जैसे सीरियल नंबर हो गया, फिर टॉपिक हो गया, फिर पेज नंबर हो गया। इसी तरीके से जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें भी इंडेक्स होता है, उनमें उनके नेम मेंशन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी 50 मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है अगर आपके 50 मेंबर्स हैं या 50 से कम है, मतलब लेस देन 50 हैं, तो आपको वो इंडेक्स मेंटेन करना इज नॉट नेसेसरी। आपका मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स का प्रोविजन आप पे नहीं होगा। अगर आपको मेंटेन करना है आप करिए, नहीं करना तो आप पे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। लेकिन 50 से अबव होंगे तो क्या है, आपको इंडेक्स मेंटेन शेल इंक्लूड एन इंडेक्स ऑफ द नेम्स इंक्लूडेड देयर इन, उसमें आपका नेम मेंशन होना चाहिए जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है। एवरी रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ द, ठीक है, यहाँ से नहीं, शेल इंक्लूड, यहाँ वही सेम पॉइंट है कि नेम मेंशन होना इज नेसेसरी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है अगर आपके 50 से अबव हैं तो। सफिशिएंट इंडिकेशन टू इनेबल द एंट्रीज रिलेटिंग टू, मतलब इसमें आपका नेम मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है द कंपनी शैल मेक द नेसेसरी एंट्रीज इन द इंडेक्स साइमल्टेनियसली विद द एंट्री फॉर अलॉटमेंट और ट्रांसफर। अगर मतलब कि सिमिलरली अगर आपने इंडेक्स मेंटेन किया हुआ है, और मान लो जब आपने अलॉटमेंट किया तब तो आपको क्या करना है, मेंबर्स का नेम उसमें एंटर करना ही है, जो भी एंट्री जरूरी है वो आपको करनी है। साथ ही साथ अगर वो मेंबर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उस ट्रांसफर की भी एंट्री करनी है कि किसको ट्रांसफर हुआ है, और आपको ये बात रजिस्टर हो चुकी है। तो उसके बाद इंस्पेक्शन मस्ट बी अलाउड ऑफ द इंडेक्स इन द सेम मैनर एज एप्लीकेबल टू द रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर का जो इंस्पेक्शन है जिस तरीके से अलाउड है कंपनीज लॉ में, उसकी कंपनीज एक्ट में, उसी तरीके से आप इंस्पेक्शन ऑफ इंडेक्स भी अलाउ करेंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर, अगर इस बात को इन नोट करें तो इधर आ जाते हैं।
जी। एक मिनट, एक मिनट। पेज वेस्ट नहीं होने चाहिए ना। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की बात हो रही है। तो पहली बात तो क्या कुछ ऐसा है कि मतलब इम्पोर्टेंट है कि इनको तो करना ही करना है? क्या कंपनीज एक्ट ऐसा कह रहा है? तो भैया सुनो, अगर यहाँ 2 कॉलम्स हैं, अगर तुम्हारे मेंबर्स हैं लेस देन 50 और अगर तुम्हारे मेंबर्स हैं मोर देन 50, तो लेस देन 50 में इट्स अप टू यू, तो नॉट नेसेसरी। ठीक है, मर्जी है करिए, अच्छी बात है। अगर नहीं मन है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेंटेन करना ही है, बट यहाँ पे इट्स नेसेसरी टू मेंटेन इंडेक्स। ठीक है, यहाँ जरूरी है जब आपके मेंबर्स 50 से हो जाएंगे, 50 से ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद है कि इंस्पेक्शन किस प्रकार होगा। तो जिस तरीके से रजिस्टर ऑफ मेंबर का इंस्पेक्शन अलाउ किया जा रहा है, उसी तरीके से आपका इंडेक्स का भी इंस्पेक्शन अलाउ किया जाएगा कंपनी एक्ट के थ्रू। ठीक है, इंस्पेक्शन क्या है कि मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर जो जिस भी तरीके के होल्डर है या फिर मेंबर है किसी उस कंपनी का, तो अगर वो चाहें तो अपने जो रजिस्टर हैं या इंडेक्स है उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी, यानी कि अगर मैं अपनी एबीसी लिमिटेड की मेंबर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का इंस्पेक्शन करूँ, रजिस्टर जो मेंटेन किया जा रहा है उसका इंस्पेक्शन करूँ, मुझे चेक करना है, तो मुझे कंपनी उस चीज से रोक नहीं सकती, ना ही मुझसे कोई पेमेंट मांग सकती कि पहले आप इतनी फीस दो। जैसे क्या होता है, अभी जैसे अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो या किसी के भी स्टूडेंट हो, तो आप आरटीआई के थ्रू 10 रुपए में अपने आंसर शीट की कॉपीज मंगा सकते हैं, है ना। लेकिन तो यहाँ पे क्या आरटीआई बोलता है कि 10 रुपए हैं आपको देने पड़ेंगे, तब आपको आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ इंस्पेक्शन की बात जहाँ हो रही है, तो वहां पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी मेंबर्स से इंस्पेक्शन के लिए कोई फीस चार्ज नहीं कर सकती कि आप फीस दो तभी आपको रजिस्टर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप इंडेक्स का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं और आप कंपनी के मेंबर हैं या फिर किसी भी तरीके के सिक्योरिटी होल्डर हैं, तो आपको रोका नहीं जाएगा कि आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। आपका इंस्पेक्शन मतलब अलाउड है, आप इंस्पेक्शन वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर वैसे ही किसका होगा, इंडेक्स का भी इंस्पेक्शन पॉसिबल है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में। ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर वैसे तो हमने डिटेल में देख ही लिया क्या होता है। प्लेस ऑफ कीपिंग को देख लेते क्या है। वैसे तो आपको रजिस्टर कहाँ मेंटेन करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है आपको अपनी आरओसी में, यानी कि जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि हमें जो है अपने रजिस्टर को आउटसाइड या फिर मतलब या तो आरओसी में मेंटेन नहीं करना या आउटसाइड इंडिया मेंटेन करना है क्योंकि हमारे फॉरेन मेंबर्स भी हैं, या हमें किसी और जगह मेंटेन करना है जो हमारा रजिस्टर ऑफिस नहीं है, तो वहां पे क्या चीजें पॉसिबल हैं, क्या ऐसा कर सकते हो या नहीं। तो देखो, आरओसी में मेंटेन करना तो मतलब कंपनी आपको ये कहती है कि आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे अपने एनुअल रिटर्न की कॉपी फाइल मेंटेन करो। उस जो आपने एनुअल रिटर्न फाइल किए उनकी कॉपीज मेंटेन करिए। उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करिए। ठीक है, कहाँ पे, रजिस्टर ऑफिस में। सच रजिस्टर और कॉपीज ऑफ रिटर्न में ऑल्सो बी केप्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते हो, रख सकते हो इंडिया के किसी भी और जगह पे, अगर आपके जो मेंबर्स हैं टोटल मेंबर का 1/10 पोर्शन इस बात के लिए एग्री कर जाता है और वो कहाँ रहते हो, इंडिया में रहने वाले हो, मतलब कि वो मेंबर जिनका नाम जो है रजिस्टर में एंटर्ड है और वो कहाँ के हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, और उनमें मतलब कि वो टोटल मेंबर्स का 1/10 अगर उस चीज के लिए अप्रूवल दे देता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ और 1/10 ने हाँ कर दी इस चीज के लिए, तो क्या है, आप अपने रजिस्टर को कहीं पे भी मेंटेन कर सकते हो।
तो इसमें आ जाते हैं हम नोट्स पे। एक मिनट, पहले इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर वाला भी देख लेते हैं कि उसके बाद साथ में नोट्स बनाएंगे। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर क्या कहता है भाई? इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर कहता है कि, लेकिन बस बुक्स जो है क्लोज होने के बाद ही पॉसिबल नहीं है, जब तक बुक्स क्लोज नहीं हुई हैं तब तक क्या है कि जो भी मेंबर है उसके थ्रू बुक्स जो है ओपन रह सकती हैं। जो भी रजिस्टर्स हैं या फिर कॉपीज ऑफ रिटर्न है, शेल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। अगर कोई मेंबर या डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर किसी भी तरीके का या बेनिफिशियल ओनर, उसके बाद है ड्यूरिंग बिजनेस आवर। बिजनेस आवर्स में ये चाहता है कि भैया मुझे जो है अपने इस रजिस्टर का क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है कि क्या सही कैसे काम हो रहा है, यहाँ पे मेरा नेम एंटर्ड है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें, या किसी गलत इंसान का नाम तो नहीं है, किसी भी तरीके का इंस्पेक्शन हो सकता है वो, तो वो कर सकता है। और कंपनी उससे कोई फीस नहीं चार्ज करेगी कि पहले आप ये फीस दो तभी आपको ये मिले, इंस्पेक्शन अलाउ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये कहता है कि भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज ऑथराइज की गई है, स्पेसिफाई की गई है, तो वो फीस क्या है, 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी हर एक इंस्पेक्शन पे, ठीक है। वैसे तो कंपनी एक्ट कहता है कि आप फीस चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफाइड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो वो फीस 50 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि एनी सच मेंबर, यहाँ पे है क्या क्या इंस्पेक्शन में पॉसिबल है। टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी रजिस्टर, index, return without payment of fees, or require a copy of any register entries therein and return on payment of such fees as may be specified। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर उस चीज को ऑथराइज कर रहा है तो फिर जो यहाँ पे कॉपी है, कॉपी को सुनना, ठीक है। कॉपीज की बात हो रही है, ये 50 रुपीज था, इंस्पेक्शन की बात थी। यहाँ पे 10 रुपीज जो आ रहा है ये रजिस्टर के कॉपीज की बात हो रही है। किसी भी तरीके की एंट्री की गई है उसकी कॉपी की बात हो रही है। रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में स्पेसिफाइड, यानी कि अगर रजिस्टर की कॉपी मंगानी है, किसी भी तरीके की एंट्रीज की कॉपी मंगानी है, तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहता है कोई फीस, मतलब कंपनी चाह रही है कि फीस चाहिए, तो वो फीस क्या है, 10 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर पेज की फीस कितनी हो सकती है, 10 रुपीज मिनिमम। मिनिमम क्या मैक्सिमम। नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज, देखना पड़ेगा, हमें भी नहीं पता, यहाँ से जो भी नेक्स्ट आएगा वही। हाँ भैया, अगर आपने क्या क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन के लिए कंपनी रिफ्यूज तो कर ही नहीं सकती, और अगर आपने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं करने देंगे इंस्पेक्शन, चोर की दाढ़ी में तिनका का, तो फिर क्या होगा कि जो भी ऑफिसर ने ये चीज करने से आपको मना किया है वो क्या है, हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल फॉर सच, फॉर ईच सच डिफॉल्ट। पेनल्टी कितनी हो सकती है, 1000, जितने दिन तक आप ये डिफॉल्ट को कैरी ऑन करते चलेंगे, यानी कि वो दैट रिस्पेक्टिव ऑफिसर, रिस्पेक्टिव यानी कि जिसने, वो वाला रिस्पेक्टिव नहीं, वो वाला रिस्पेक्टिव, कि जो ये ऑफिसर ये काम काम होने दे रहा है, ये डिफॉल्ट होने दे रहा है, वो जितने दिन तक वो डिफॉल्ट को कैरी ऑन करेंगे उतने दिन पर डे 1000 रुपीज फीस लगेगा। पेनल्टी है, फीस नहीं, पेनल्टी है। और वो, लेकिन मिनिमम भैया इतना भी, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मतलब कंपनी एक्ट कह रहा है हमको गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन हम क्या है, माँ है तुम्हारी, हमें इतना गुस्सा नहीं आ रहा कि हम मतलब कि ना निचोड़ ही ले तुम्हें पनिशमेंट देंगे, लेकिन तुम्हारी सीख के लिए देंगे। तो 1 लाख मैक्सिमम, ठीक है, हर दिन 1000 रुपए। पर ऐसा हो कि भैया तुम हो ढीठ बालक, तुम करते जा रहे हो क्या बोलते हैं डिफॉल्ट को, तो हम तुम्हें 1 लाख पे आके रोक देंगे कि भैया प्लीज समझ जाओ, 1 लाख हो गया है, अब 1 लाख तो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। ड्यूरिंग विच द रिफ्यूजल और डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ओके, दैट्स इट। अब दैट्स इट मतलब यहाँ तक का दैट्स इट। अभी आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ आ जाते हैं फॉरेन रजिस्टर पे। फॉरेन रजिस्टर क्या कहता है, फॉरेन रजिस्टर क्या है, जब कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं, अगर कंपनी चाहती है कि हमें फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करना है, तो वहां पे ही फॉरेन रजिस्टर मेंटेन होता है, जब उनके मेंबर्स जो है फॉरेनर्स भी होते हैं। उसके लिए क्या है देखना, इसमें कह रहा है कि कंपनी जो है एम्पावर करती है कि आप जो है फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, और डिबेंचर होल्डर या किसी भी सिक्योरिटी होल्डर्स के या बेनिफिशियल होल्डर्स जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा सिक्योरिटी होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है जो कि आउटसाइड इंडिया के हैं, वो इन्वेस्टर्स, तो आप वहाँ पे फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। अब एक बार ये नोट्स में देखते हैं कि क्या है कैसे है। आ जाते हैं हम थोड़ा सा नीचे। हम्म फॉरेन रजिस्टर की बात कही है। पहली बात तो, अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज को ऑथराइज करता है दैट यू कैन मेंटेन योर फॉरेन रजिस्टर, अगर आपकी फॉरेन
पहले तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर हैं बाहर के, तो फॉरेन रजिस्टर मेंटेन होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। और अगर आपका मतलब कि यहाँ लिख के देखते हैं, फॉरेन रजिस्टर क्या है, जब किसी भी कंपनी के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ जीडीआर की बात नहीं हो रही, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर किसी भी टाइप के, या फिर मतलब कि इसी तरीके के जीडीआर के अलावा की बात हो रही है होल्डर्स में, ठीक है, या वो मेंबर है कंपनी के और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो वहाँ पे फॉरेन रजिस्टर मेंटेन होता है अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है इस बात को, ठीक है, ठीक है, ऑथराइज करता है इस चीज को, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब जो भी मन करा उस तरीके से मेंटेन किया, वहां पे आप पे एक ऑब्लिगेशन लग जाती है। वो ऑब्लिगेशन क्या है, ये है कि मतलब अगर मान लो कि अगर आप मेंटेन कर रहे हो फॉरेन रजिस्टर, पर इस तरीके से मेंटेन कर रहे हो जो कि प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, जो भी प्रोविजन आपको बोला प्रोविजंस में जिस तरीके से कहा जा रहा है, या फिर फेल्स टू मेंटेन देम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, ठीक है, वहां पे क्या है, आप डिफॉल्ट में हो अगर, यानी कि जो भी ऑफिसर ये डिफॉल्ट कर रहा है वो क्या है, शेल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000, और कब कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, 3 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। क्या कहा मैंने, डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं सॉरी, जो भी आप फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, पहली बात तो वो अगर आप मेंटेन कर रहे हो और अगर मेंटेन करने में फेल कर जाते हो, फेल्स टू डू सो अकॉर्डिंग अकॉर्डेंस या अकॉर्डिंग टू दी, ये वही बाबा के ढाबा वाली बात है कि मतलब देखो, पहली बात तो ये कि हमने तुम्हें कहा नहीं था कि मेंटेन करो, और अगर आप कर रहे हैं मेंटेन तो उसको तरीके से करिए, फेज टू डू सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, फेज टू डू सो, मतलब इसको मैनेज कर लेना, मुझे पढ़ने में क्यों अजीब सा लग रहा है, फेज टू डू सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो whosoever इज इन डिफॉल्ट, एवरी ऑफिसर जिसकी वजह से ये डिफॉल्ट हो रहा है, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विद द पेनल्टी, कितने की पेनल्टी लगेगी, तो भैया मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है एंड इट मे एक्सटेंड टू 3 लाख, ठीक है। अगर कोई भी ऑफिसर उस तरीके से यानी कि जो प्रोविजन बताया गया है उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं करता, तो फिर क्या हो सकता है, आपका आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जिस भी ऑफिसर की वजह से ये डिफॉल्ट हो रहा है उस पर पेनल्टी लगेगी। मिनिमम तो पेनल्टी 50,000 है, मैक्सिमम 3 लाख है, और ये पेनल्टी लगने के बावजूद आपको पता चल गया कि आप डिफॉल्ट में हो, स्टिल आप डिफॉल्ट को कंटिन्यू करते हो, और ये हमें पता है डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है, तो क्या होगा, पर डे, मतलब जब तक आप ये डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हो आपके ऊपर पर डे 1,000 रुपीज चार्ज होगा, फाइन लगेगा, ठीक है। मिनिमम कितना हो गया 50,000, मैक्सिमम कितना हो गया 3 लाख। और अगर आप इस डिफॉल्ट को कंटिन्यू कर रहे हो बार बार, मतलब कि आपको पता चल गया आप डिफॉल्ट में हो लेकिन स्टिल आप उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, आप ढीठ बालक है, तो आप पे 1,000 रुपीज का एवरी डे ये फाइन चलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम लिमिट 3 लाख ही है, फिर चाहे आप उस फाइन उस डिफॉल्ट को इतना कंटिन्यू कर जाओ कि वो 3 लाख अबव हो जाए, फिर भी आपका मैक्सिमम जो होगा, मतलब माँ है कंपनी, ठीक है, कंपनी एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट माँ है हमारी, तो वो 3 लाख से ऊपर नहीं जाने देगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हमारा फॉरेन रजिस्टर का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं कि क्या बचता है इसी में, एक, फिर कंपनी चाहे तो इस, जैसे कि यहाँ पे एक तो डुप्लीकेट रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर का डुप्लीकेट रजिस्टर कहाँ मेंटेन होना चाहिए, आरओसी में मेंटेन होना चाहिए इन इंडिया। फॉरेन रजिस्टर जो है आउटसाइड इंडिया मेंटेन होता है, ठीक है, अगर आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो। और फॉरेन रजिस्टर का जो डुप्लीकेट है वो आरओसी जो इंडिया का आरओसी में जो इंडिया में जो आरओसी है
वहां पे वो डुप्लीकेट रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, डुप्लीकेसी उसकी होनी चाहिए रजिस्टर की। साथ ही साथ अगर कंपनी चाहे तो उस फॉरेन रजिस्टर को किसी भी टाइम पे मेंटेन करना डिसकंटिन्यू, यानी कि छोड़ सकते हैं, भैया अब हमें मेंटेन नहीं करना है, ठीक है, किसी भी टाइम पे, जब मर्जी तब। लेकिन जितनी भी आपकी एंट्रीज की गई हैं फॉरेन रजिस्टर में, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू प्रिंसिपल रजिस्टर। प्रिंसिपल रजिस्टर यानी कि जो मेन रजिस्टर है, जो फॉरेन रजिस्टर जिसमें सारी एंट्रीज आती है, मतलब ऐसे फॉरेन और इंडियन करके जो रजिस्टर है, प्रिंसिपल रजिस्टर जो है, ठीक है। दैट्स इट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन रजिस्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉरेन रजिस्टर जब आप मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें आती हैं कि फॉरेन, यहाँ पे बात ही है फॉरेन रजिस्टर की, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी उसके साथ, कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस भी आएंगे। क्या है वो कंप्लायंसेस कुछ इस प्रकार के हैं कि जो भी कंपनी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना चाहती है, ठीक है, जिस भी कंट्री रेजिडेंट इन दैट कंट्री, जो भी जिस भी तरीके के होल्डर्स जो हैं, जी एक्सेप्ट जीडीआर, ठीक है, वो जिस भी तरीके के होल्डर्स है, चाहे बेनिफिशियल ओनर हो, सिक्योरिटी होल्डर हो, डिवेंचर होल्डर हो, वो जिस भी कंट्री के हैं, ठीक है, वहां पे फॉरेन रजिस्टर अगर मेंटेन किया जा रहा है तो कंपनी को शेल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर, मतलब आज मैं फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो विद इन 30 days, आज से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे एक रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना होगा इस सिचुएशन के बारे में कि कहाँ पे वो ऑफिस है, और फॉर्म नंबर क्या होगा उसका, MGT 3, ठीक है, MGT 3 में वो रजिस्ट्रार को नोटिस जाएगा कि भैया हम जो है यहाँ पे अपना जो है फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं फीस भी भेजूंगी, ठीक है, इतना ही है। और जब जब भी फॉरेन रजिस्टर, एक तो पहली बात, जब फॉरेन रजिस्टर मेंटेन स्टार्ट होगा तो नोटिस MGT 3 में जाएगा। जब फॉरेन रजिस्टर को हमें डिसकंटिन्यू करना है कि अब हमें मेंटेन नहीं करना, सेम फिर नोटिस उसी फॉर्म में जाएगा, दैट इज फॉर्म नंबर MGT 3, ठीक है। डिसकंटिन्यू करना हो या चाहे स्टार्ट करना हो, आप अगर जब से डिसकंटिन्यू करो उसके विद इन 30 days आपको उस चेंज के बारे में बताना है ROC को कि भैया हम जो है अब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अब हमें मेंटेन नहीं करना है फॉरेन रजिस्टर, और जब से आप मेंटेन करना स्टार्ट कर रहे हैं उसके विद इन 30 days आपको ROC को इन्फॉर्म करना है दैट ABC लिमिटेड या XYZ लिमिटेड ने क्या किया है, फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, डन विद दिस होल कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर, नथिंग इन दिस, डिक्लेरेशन बाय पर्सन नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत ही मतलब तमीज से देखेंगे, ठीक है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट, पहली बात तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट ही क्या है वो समझना है कि मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैसे, मतलब अगर आप बिना पढ़े ऐसे नॉर्मली बैठ के सोचो कि क्या बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन शेयर होल्ड कर रहा है बट उसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, इनका गीत शुरू हो गया है, इतनी देर से गीत आया नहीं था ना इनका, अगर आपको आवाज आ रही हो कुत्तों की तो पता चली जाएगा, ये मेरे वीडियोस की खासियत है, ठीक है। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अब जैसे कोई भी इंसान शेयर्स किसी कंपनी के इन्वेस्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट कैसे नहीं होगा, मतलब कि उसका कैसे नहीं बेनिफिशियल इंटरेस्ट, उसको बेनिफिट का क्यों नहीं लोभ होगा, क्यों नहीं लालच होगा। हम ये नॉर्मल माइंड से बात करते हैं, बट अगर अब आप थोड़ा एडवांस में चले जाओ तो क्या होता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब कि कोई मतलब कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो मेरा नाम एंटर्ड है लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बस नाम के लिए सिक्योरिटीज होल्ड कर रही हूँ, मुझे पीछे से किसी ने पैसा दिया है कि तुम ये पैसे लो और इस कंपनी के शेयर्स खरीदो, लेकिन बेनिफिशियल इंटरेस्ट हमारा होगा, बेनिफिशियल ओनर हम होंगे, यानी डिविडेंड या किसी भी तरीके का पावर या राइट्स हमारे हाथ में होंगे, तुम सिर्फ नाम के वो हो, मेंबर हो कंपनी के या शेयर होल्डर हो, ठीक है। वहां कहते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या मतलब, यहाँ तो बोल बोल के समझ में आ गया लेकिन मेनली क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है, लिख के बताओ। इधर आ जाते हैं, इधर कोई जगह बची है क्या खाली? अरे हाँ जी, बची है, ठीक है, इसमें ही करते हैं। मान लो कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है
ABC लिमिटेड, ठीक है। ABC लिमिटेड करके कंपनी है, काफी सुंदर कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, ठीक है। इधर अपना बैठा है राजू, इधर बैठा है रामू काका, रामू काका है टेक्सटाइल्स कंपनी के ओनर, मतलब टेक्सटाइल्स कंपनी के ओनर नहीं, टेक्सटाइल का काम है इनका, टेक्सटाइल फर्म है, ऐसी करके फर्म है इनकी। अच्छी खासी अच्छा खासा इनका प्रॉफिट बनता है, अर्न कर लेते हैं अपनी फर्म से, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन काफी अच्छा कमाते हैं राम काका, ठीक है। इधर बेचारा बैठा है राजू, ये कर रहा है ये कुछ नहीं कर रहा, बैठा है बस, ये भी जॉब वगैरह करता है, ये भी अच्छा अर्न कर लेता है। बट इसका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब इंटरेस्ट का, इसका इन्वेस्टमेंट लायक इसकी कोई सेविंग हो नहीं पाती कि मतलब ये इन्वेस्टमेंट कर सके किसी कंपनी में। और इसको लगता है कि ना, इसको ना डर भी लगता है इन्वेस्टमेंट से, रिस्की लगता है इसको। बट रामू काका जो है अपने बिंदास आदमी है। बट रामू काका क्या है, टैक्स इवेजन, और मतलब उनका नाम ऐसे बाहर ना आए लोग के सामने कि अरे अरे रामू काका ने क्या है क्या बोलते हैं, शेयर्स होल्ड कर रखे हैं ABC लिमिटेड इतनी सुंदर कंपनी के। तो रामू काका गए चल के राजू के पास, पूछा हाल चाल पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। राजू ने कहा पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी, तो जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। रामू काका ने कहा कि अरे ABC लिमिटेड कंपनी का नाम सुना है क्या तुमने? एक मिनट, मुझे ना थोड़ी चुल हो रही है, ये मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ जी। तो रामू काका ने कहा तुमने ABC लिमिटेड कंपनी का नाम सुना है? राजू ने कहा कंपनीज वगैरह के बारे में, मैं कंपनी में सिर्फ काम करता हूँ, मुझे कंपनी का इतना नॉलेज नहीं है कि क्या कौन सी कंपनी, ठीक है। मैंने अपनी कंपनी का नाम सुना हुआ है, आपको उसके बारे में सुनना है तो बताओ। रामू काका ने कहा कि नहीं नहीं, कंपनी बहुत सही है, इन्वेस्टमेंट करो उस कंपनी में, ठीक है। राजू ने कहा भैया देखो, मेरा इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट वाली चीजों में है नहीं, मेरे को है कि भैया मेरे को गोवा घुमा लो, उसकी सेविंग्स मेरे से हो जाती है। रामू काका ने कहा बेटा ऐसे अमीर नहीं बन पाओगे, अमीर बनने के लिए ना थोड़ा दिमाग चाहिए। राजू ने कहा दो दिमाग कैसे कैसे बन सकता हूँ मैं अमीर? तो रामू काका ने कहा अमीर तुम रहने दो, तुम एक काम करो, मेरे पास ना बहुत पैसा है, तुम मुझसे ये पकड़ो। मान लो रामू काका ने XYZ पैसे दिए, जितने इस ABC लिमिटेड में आए थे। रामू काका ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम सामने आए, एक काम करो ABC लिमिटेड में ना तुम शेयर्स खरीद लो। राजू ने कहा देखो ये चीजें हो नहीं सकती मुझसे, मैं गलत काम नहीं करता। रामू काका ने कहा इधर सुनो बात, ये रहे जितने शेयर्स के लिए पैसे हैं उतने, बाकी अपना हिसाब होता रहेगा, ठीक है। राजू ने कहा ठीक है, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जाएगा और मेरे कोई पैसे नहीं लगने, ठीक है। राजू को लगा भैया शेयर्स का डिविडेंड वगैरह अगर कुछ बनेगा तो मुझे मिलेगा। तो रामू काका ने कहा सुनो, तुम शेयर्स में तुम्हारा जो नाम होगा ना, मतलब कंपनी में जो तुम्हारा नाम होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तुम्हारा नाम आएगा, ठीक है। मुझे कोई परवाह नहीं है मेरा नाम आ रहा है नहीं आ रहा, यूज हो रहा है नहीं हो रहा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में तुम अपना नाम चढ़वाओ। पर जो भी शेयर्स तुम परचेज करोगे ना, उसका बेनिफिशियल ओनर या उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरा रहेगा। राजू ने कहा देखो इतनी पढ़ाई हमने भी की है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? रामू काका ने और एक्सप्लेन किया। रामू काका ने कहा कि देखो, तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आएगा, तुमको क्या मतलब है, तुम अपना नाम बनाओ, ठीक है, मुझे पैसों से मतलब है, तुम अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम डलवाओ, लेकिन जो भी उस शेयर पे इंटरेस्ट मिलेगा या वोटिंग राइट्स मिलेंगे या कुछ भी मिलेगा, वो मेरे राइट्स में है, ठीक है, वो मेरा अधिकार है उससे। राजू ने कहा कि अब पैसे तो मैं लगा ही नहीं रहा, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाए मेरे लिए ना वही बहुत बड़ी बात है, मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी ये देखकर। तो राजू ने क्या किया, राजू ने शेयर्स खरीद लिए, राजू उस कंपनी का मेंबर बन गया, शेयर होल्डर छोड़ो, मेंबर बन गया, ठीक है, उस कंपनी का, ठीक है। और बेनिफिशियल ओनर कौन है? रामू काका इस केस में। तो हम अगर देखें बेनिफिशियल ओनर कौन होगा इस केस में, रामू काका होंगे बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। और रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर कौन हुआ, किसका नाम आएगा? राजू का नाम आएगा, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। बट अगर आप कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या
ये एक तरीके का एक गलत चीज नहीं है कि आप मतलब कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के आप गोली चला रहे हो, कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसी और का नाम आ रहा है और बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपका है, और ये बात कंपनी को पता ही नहीं है। तो इसलिए कंपनीज एक्ट कहता है कि डिक्लेरेशन बाय एनी पर्सन हु इज होल्डिंग शेयर्स बट नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट बेनिफिशियल ही नहीं है लेकिन वो शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी की नजर में, उसको डिक्लेरेशन देना है कि भैया सुनो, मैं तुम्हारी कंपनी में सिर्फ एक मेंबर के अधिकार से हूँ बट मेरा इस पे कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट ये पीछे खड़े रामू काका इनका है, ठीक है। और फिर रामू काका को भी, यानी कि बेनिफिशियल ओनर को भी कंपनी को ये इन्फॉर्म करना होगा कि मतलब कि उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स है। कंपनी अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम है मेंबर अगर ये इन्फॉर्म कर देता है कि कौन है बेनिफिशियल ओनर, वहां पे भी ठीक है बात। बेनिफिशियल ओनर इन्फॉर्म कर देता है रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन, मतलब कि मैं हूँ बेनिफिशियल ओनर और ये है रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं। आइए उनको देख लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं। क्या बोला है, कहाँ है, एक मिनट। हाँ, 89 सबसेक्शन सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 रूल क्या बोलता है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रूल ये कहता है ऑब्लिगेटरी है whose name is entered in the register of member as a holder of that company, पर वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना है, एक डिक्लेरेशन कंपनी को देना है। उस जो भी बेनिफिशियल ओनर है उसका, मतलब उस शेयर्स का, जिसका शेयर वो होल्ड कर रहा है एज मेंबर, उसका जो बेनिफिशियल ओनर है उसका नाम बताना है, ठीक है। और मतलब कि वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है कौन से शेयर्स में वो बताना है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन, ये थी सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की बात। सेक्शन याद रखना कि कौन सा सेक्शन का सबसेक्शन ये बात कह रहा है। तो 89, पहले तो सेक्शन 89 डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, उसमें सेक्शन सबसेक्शन 1 बात कर रहा है कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो डिक्लेरेशन देगा कि भैया मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है इन शेयर्स में, ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो किसी और का है, ठीक है, उसका नाम बताएगा। सबसेक्शन 2 क्या करेगा कि जो इंटरेस्ट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, वो बताएगा, डिक्लेरेशन देगा कंपनी को। किसका नाम बताएगा फिर वो, पहले तो अपना नेचर बताएगा, कौन से शेयर्स में उसका मतलब कि किस टाइप का डिविडेंड में है, वोटिंग राइट्स में है, किस तरीके का उसका नेचर, इंटरेस्ट का नेचर है। प्लस जिस बंदे जो व्यक्ति, बंदा, या मैं बहुत लेमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ विच आई शुड नॉट यूज, जिसका मैं ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो जो व्यक्ति जिसका नाम जो है शेयर एज मेंबर रजिस्टर है, कि मतलब ये शेयर होल्डर है इसका बट उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, उसका नाम बताया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई चेंज होता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के नाम में या फिर क्या बोलते हैं मेंबर्स जो भी शेयर होल्डर है उसके नाम में, तो वो सेक्शन 89 सबसेक्शन 3 उसकी बात करता है। अब यहाँ पे मेन बात है फॉर्म्स की, ठीक है। और ये आपको डिक्लेरेशन कब देना है, विद इन 30 डेज, जब वो चेंज आएगा, डेट ऑफ सच चेंज टू द कंपनी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, मतलब कि जब वो चेंज हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये कंपनी को इसकी सूचना देनी है विद अ डिक्लेरेशन, ठीक है। आ जाते हैं हम, एक मिनट पहले फॉर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म बताएं कि नहीं बताएं, हाँ ये रहा। स्टेप फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रूल यहाँ पे बात करता है, जब कोई चेंज होता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के नाम में या रजिस्टर ओनर के नाम में, तो वो कब हमने देखा, विद इन 30 डेज फ्रॉम सच डेट, सच चेंज, ठीक है। वो जाना है एमजीटी 4 में, एमजी फॉर्म नंबर याद रखना है हमें यहाँ पे, एमजीटी 4 में चेंज की बात होगी, ठीक है। फिर जो इंसान जो कि शेयर होल्ड कर रहा है, एक मिनट यहाँ, ये वाला एक मिनट, प्रोवाइडेड दैट एनी चेंज अगर, एक मिनट इसको लिख के करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, एक पेज, हाँ तो इधर देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या बात है। अगर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड है तो वो क्या डिक्लेरेशन देगा, वो बेनिफिशियल ओनर का नाम बताएगा, ठीक है। उस वो डिक्लेरेशन क्या देगा,
बेनिफिशियल ओनर की बात का नाम मेंशन करिएगा उस डिक्लेरेशन में कि ये है बेनिफिशियल ओनर, मैं नहीं हूँ। अगर बेनिफिशियल ओनर के रिस्पेक्टिव से देखा जाए, पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो किसका नाम बताएगा? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर है, और वो बोलेगा कि मैं हूँ उसका बेनिफिशियल ओनर और ये है इसका रजिस्टर ऑफ मेंबर, मतलब कि मेंबर का मतलब कि ये एज अ मेंबर उस रजिस्टर में एंटर हो रखा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई चेंज आता है, एनी चेंज 1 और 2 में कोई चेंज है, एनी चेंज इन सबसेक्शन 1 एंड 2, तो वो क्या होगा? अच्छा, उसके लिए तो फॉर्म आएगा ना। यानी कि बेनिफिशियल ओनर नहीं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कोई चेंज है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कोई चेंज है, या फिर आर रजिस्टर ऑफ मेंबर यानी मेंबर में कोई चेंज आया है, कोई कोई और बंदा उसकी जगह मेंबर बन गया है, उसके उसके चेंज में क्या होगा, कौन कौन से फॉर्म नंबर आएंगे वो देखना है हमें। ठीक है, किस फॉर्म नंबर में डिक्लेरेशन फाइल होगा? पहली बात तो एमजीटी तो हमेशा रहने वाला है, एमजीटी, एमजीटी, एमजीटी। विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन, ठीक है, ये क्या हो रहा है? अगर जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात करें और फॉर्म नंबर क्या होगा उसका, विद इन 30 डेज। पहली बात तो जब उस रजिस्टर ऑफ मेंबर यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर में उस मेंबर का नाम जब जिस दिन एंटर हुआ होगा, उसके विद इन 30 डेज में उसको डिक्लेरेशन में क्या बताना है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है उसका नाम बताना है, और फॉर्म नंबर क्या होगा? MGT 4। MGT 4 होगा विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। फिर उसके बाद बेनिफिशियल ओनर की बात करें, रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो डिक्लेरेशन क्या देगा कि रजिस्टर ऑफ मेंबर यानी मेंबर, पहले तो वो अपना इंटरेस्ट बताएगा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, साथ ही साथ वो मेंबर का नाम बताएगा, और उसका फॉर्म नंबर क्या होगा? MGT 5, और ये भी विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर एक्वायरिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट। जब उसने बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया है, आफ्टर एक्वायरिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, और यहाँ आफ्टर आफ्टर एंटर्ड इन ROM लिख देते हैं। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम जब से एंटर हुआ उसके विद इन 30 डेज। इसके बाद अगर कोई चेंज होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर यानी मेंबर के नाम में या बेनिफिशियल ओनर के इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आता है, तो वो कौन से उसमें जाएगा? वो जाएगा MGT 5 में। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर के इंटरेस्ट में, पहले यहाँ पे है बेनिफिशियल ओनर के इंटरेस्ट में अगर कोई चेंज हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा, कौन सा कलम ले, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, बेनिफिशियल ओनर के इंटरेस्ट में अगर कोई चेंज आता है तो MGT 5 जाएगा, MGT 5। और रजिस्टर ऑफ मेंबर के नाम में कोई चेंज आता है तो वहां पे MGT 5 आएगा, सॉरी MGT 4 आएगा। अगर कोई चेंज आया तो MGT 4, और अगर बेनिफिशियल ओनर के इंटरेस्ट में कोई चेंज आया तो MGT 5। यानी अगर आप बेनिफिशियल ओनर की तरफ से आप डिक्लेरेशन की बात करो तो MGT 5 जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर की तरफ से डिक्लेरेशन की बात करो तो कौन सा जाएगा डिक्लेरेशन? MGT 4 करके। क्या मैंने सही बोला है? रजिस्टर ऑफ मेंबर की तरफ से अगर कोई भी डिक्लेरेशन जाता है बेनिफिशियल ओनर के बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है उसके नाम से, या फिर कोई चेंज आता है तो उसका किस में जाएगा फॉर्म नंबर? MGT 4। अरे पेज, एक और है डिक्लेरेशन, वो देख लेते हैं। वो है कंपनी क्या डिक्लेरेशन फाइल करेगी? क्या हो गया भैया? जब ये जो डिक्लेरेशन आप कर रहे हो
मतलब कि रजिस्टर ऑफ मेंबर ने जो डिक्लेरेशन फाइल किया है और जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट जिसका है उसने जो डिक्लेरेशन फाइल किया है, ये किसको किया है, ये डिक्लेरेशन किसको दिया गया है, ये कंपनी को डिक्लेरेशन दिया गया है। तो ये जो MGT 4 MGT 5 डिक्लेरेशन दिए गए हैं वो किसको दिए, कंपनी को दिए हैं। अब कंपनी का क्या ऑब्लिगेशन है, कंपनी डिक्लेरेशन ROC को देगी, ठीक है, और कौन से फॉर्म में देगी, MGT 6 में। और विद इन हाउ मेनी डेज, जब से कंपनी को पता चला है जब से कंपनी को मेंबर के थ्रू वो डिक्लेरेशन मिला है, उसके सेम विद इन 30 डेज आफ्टर रिसीट ऑफ MGT 4 MGT 5, ठीक है। उसके बाद आपको MGT 6, कंपनी की ऑब्लिगेशन है, कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी क्या करेगी, MGT 6 ROC को डिक्लेरेशन देगी MGT 6 फॉर्म नंबर में। वेरी मच क्लियर विद दिस टॉपिक। अब इसके बाद में जो जो भी ये, अच्छा यहाँ तो जो डिक्लेरेशन वगैरह की बात हुई है वो जो है गवर्नमेंट कंपनी पे, ये जो रूल है ये गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।